रीत की शादी 2 साल पहले रियांश से हुई थी। रीत के पिताजी अखिलेश जी शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और रीत की शादी भी उन्होंने अपने ही जैसे बड़े बिजनेस फैमिली में की थी। रीत के सास ससुर सरला जी और मधुर जी भी बहुत अच्छे थे। रीत का एक भाई था मिहिर, जिसकी शादी न्यासा से हुई थी। न्यासा भी एक बड़े बिजनेस फैमिली से आई थी और बहुत ही घमंडी थी। न्यासा को घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता था। उसे सिर्फ अपने फैशन, पैसों और दिखावे से मतलब होता था और रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसका मायका था। बाकी किसी से उसे कोई मतलब नहीं था। खैर, सब अपने अपने घर में खुश थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। रीत बीच बीच में अपने मायके जाया करती थी, जैसे सब बेटियां जाती हैं। उसकी माँ ज्योति जी अपने बेटे दामाद की अच्छी आवभगत करती थी, लेकिन न्यासा को पता नहीं किस बात का घमंड था और वह रीत को अपने से कम आंकती थी, जबकि उसे सोचना चाहिए था कि जब उसके पिता ने अपने बराबरी वाले घर में उसकी शादी की है, तो रीत के पिताजी ने भी तो रीत की शादी अपनी हैसियत के अनुसार बराबरी वाले घर में ही की होगी। शायद वजह यह थी कि रीत उतना ज़्यादा दिखावा नहीं करती थी और न्यासा को ऐसा लगता था कि रीत के पास ज़्यादा कुछ नहीं है। खैर, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रीत कोई बात दिल पर नहीं लगाती थी। लेकिन सरला जी, रीत की सास को यह सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कभी कभी वह भी रीत के साथ उसके मायके जाती थी और वहाँ पर न्यासा का घमंड देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता था और वह रीत से बोलती थी, तुम्हारी भाभी को किस बात का घमंड है? किस मामले में हम तुम्हारे मायके वालों से कम हैं, या तुम अपनी भाभी से कम हो? उससे ज़्यादा हैवी साड़ी और ज्वेलरी पहनकर मायके जाया करो, ताकि उसे समझ में आए कि हम कौन हैं। लेकिन रीत बोलती थी, कोई बात नहीं मम्मी जी, जाने दीजिए, जिसकी जैसी सोच है वह वैसा ही तो करेगा। और बात आई गई हो जाती थी। न्यासा और मिहिर की शादी को करीब 2 साल बीत चुके थे और उनका एक बच्चा भी हो चुका था। इस बीच रीत के पिताजी अखिलेश जी को पैरालिसिस का अटैक आया और वह बिस्तर पर पड़ गए। वह पूरी तरह से असहाय हो चुके थे और पता नहीं कब ठीक होते। रीत के मम्मी ज्योति जी दिन भर अपने पति की सेवा में ही रह जाती थीं और उनका बिल्कुल भी किसी काम में मन नहीं लगता था। सारा बिजनेस मिहिर के हाथों में जा चुका था। अब तो न्यासा और भी ज़्यादा बदतमीज़ हो गई थी, क्योंकि उसके हिसाब से अब वह इस घर की मालकिन बन चुकी थी और मिहिर उसका पति, घर का मालिक। क्योंकि पिताजी के ठीक होने की गुंजाइश बहुत ही कम थी, रीत कभी कभी अपने पिताजी से मिलने मायके पहुंचती थी, लेकिन न्यासा का रवैया जो का त्यों रहता था। बल्कि अब तो स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि पहले जब रीत आती थी तो माँ उसकी आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ती थी, लेकिन अब माँ खुद परेशान रहती थी उसके पिताजी की वजह से, तो वह रीत और रियांश की क्या ही आवभगत कर पाती। रीत और रियांश इस बात की कभी कोई शिकायत नहीं करते थे। सरला जी और मधुर जी को यह सब कुछ पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि एक बेटी अपने माता पिता के लिए मायके में अपमान बर्दाश्त कर सकती है, इसलिए वह कुछ नहीं बोलते थे। खैर, दिन ऐसे ही बीत रहे थे और मिहिर के बेटे का पहला जन्मदिन पड़ा, जिसे मिहिर और न्यासा बहुत ही करीबी रिश्तेदारों के साथ मना रहे थे, क्योंकि घर में अखिलेश जी की तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। खैर, तबीयत तब ऐसी ही रहती, तो बच्चे का बर्थडे मनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस बर्थडे में रीत को भी पूरे परिवार के साथ आमंत्रित किया गया था और वक्त पर रीत और रियांश अपने माता पिता यानी कि सरला जी और मधुर जी के साथ रीत के मायके पहुंच चुके थे। रीत की माँ ज्योति जी तो पहले से ही अपने पति अखिलेश जी की तबीयत से परेशान थी और वह उन्हीं में व्यस्त थी, इसलिए वह ज़्यादा मेहमानों का ध्यान नहीं दे पा रही थी और ना ही वह खुद ढंग से तैयार हुई थी। रीत भी बहुत साधारण तरीके से आई थी, क्योंकि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और माँ की हालत भी अच्छी नहीं थी, तो रीत का दिल ही नहीं किया था सजने संवरने का। लेकिन न्यासा ने बहुत हैवी ज्वेलरी पहन रखी थी और बहुत दिखावा कर रही थी। न्यासा के मायके वाले भी बहुत बन ठन कर आए थे और न्यासा अब बात बात पर रीत का मजाक उड़ा रही थी और दिखावा कर रही थी। रीत के पास कुछ भी नहीं है, वह बहुत गरीब घर से है, जिस पर रीत बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन सरला जी और मधुर जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। सरला जी ने एक दो बार रीत से बोला भी कि अपनी माँ से बोल दो न्यासा को कंट्रोल में रखें, वरना अभी यहीं पर तमाशा हो जाएगा। हिम्मत कैसे हो रही है मेरी बहू के बारे में ऐसी बकवास करने की। लेकिन रीत ने अपनी सास को ही समझा दिया कि उसकी मम्मी की हालत देखें, वह इस हालत में है, पापा को लेकर परेशान है,
क्या वह अभी न्यासा जैसी अड़ियल, बिगड़ैल और जिद्दी लड़की के मुंह लगेंगी? यह बात सरला जी को भी अच्छे से समझ में आती थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस इतना ही बोला कि तुम्हारा भाई भी तो तुम्हारी भाभी की तरह नीच हो गया है। उसके मुंह पर उसकी बहन और उसके ससुराल वालों की बेइज्जती उसकी बीवी कर रही है और उसके मुंह में जुबान नहीं है। क्या उसे नहीं पता हम कौन हैं और तुम्हारे पास क्या है? लेकिन फिर ज्योति जी का मुंह देखकर सरला जी चुप हो गईं, क्योंकि ज्योति जी का दर्द उन्हें साफ दिखाई पड़ रहा था और उन्हें यह भी पता था कि अब अभी अगर यहाँ पर उन्होंने कोई बवाल कर दिया तो बाद में उसका अंजाम ज्योति जी और अखिलेश जी को ही भुगतना पड़ेगा। खैर, इसी तरह से पार्टी चल रही थी और इसी बीच न्यासा ने एक नया ड्रामा करने की सोची, क्योंकि उसे पता नहीं क्यों रीत से कुछ ज़्यादा ही नफरत थी। वह इस घर की इकलौती मालकिन बनकर रहना चाहती थी और रीत जब भी इस घर में आती थी उसे लगता था यह क्यों इस घर में आती है, अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती। वह रीत को नीचा दिखाना चाहती थी, इतना नीचे कि वह फिर कभी सर उठाकर जी ना सके। एकाएक न्यासा ने हंगामा शुरू कर दिया कि उसका एक बहुत महंगा डायमंड का सेट गुम हो गया है। पूरी पार्टी में हल्ला मच गया और न्यासा के डायमंड का सेट खो चुका है और कहीं भी नहीं मिल रहा। रीत और उसके सास ससुर भी हैरान थे कि यहाँ पर तो बिल्कुल करीबी घर के लोग हैं, यहाँ चोरी कौन करेगा, क्योंकि अखिलेश जी की तबीयत की वजह से पार्टी में गिने चुने करीबी लोगों को ही बुलाया गया था। अब तो न्यासा ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी और बोल दिया, मेरे मायके में तो किसी बात की कोई कमी है नहीं कि मेरे मायके से ऐसी हरकत कोई करेगा। यह जरूर रीत का ही काम होगा। बेचारी के पास ढंग के गहने तो है नहीं पहनने को और मुझे देखकर इसका मन करता होगा कि यह भी महंगे महंगे डायमंड के सेट पहने तो हाथ साफ कर लिया होगा। यह सुनते ही सरला जी और ज्योति जी आग बबूला हो गई। ज्योति जी ने बोला, न्यासा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रीत के बारे में ऐसा बोलने की? रीत मेरी बेटी है, इस घर की बेटी है। तुम्हें लगता है कि उसके पास किसी बात की कोई कमी होगी? मैं तुम्हें कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब तुम कुछ भी बोलोगी। लेकिन तब तक अखिलेश जी को भी यह सब कुछ सुनकर रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और ज्योति जी को मजबूर होकर अपने पति को संभालने में लगना पड़ा। लेकिन सरला जी को बहुत जोर का गुस्सा आया था। उन्होंने न्यासा से बोला, औकात नहीं है तुम्हारी मेरी बहू से इस तरह बात करने की। मिहिर, अपने पत्नी को समझा दो कि अपनी हद में रहे। तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है ना कि हम कौन हैं और यहाँ पर यह खड़ी खड़ी बकवास कर रही है। हिम्मत कैसे हुई इसकी रीत के बारे में ऐसा बोलने की? न्यासा ने नहीं सोचा था कि सरला जी इस तरह से रिएक्ट करेंगी, क्योंकि वह तो अक्सर रीत को कुछ ना कुछ बोलकर ताना मार ही दिया करती थी और रीत कभी रिएक्ट नहीं करती थी। इसलिए आज बात बढ़ गई थी, क्योंकि आज न्यासा ने बात ही ऐसी कर दी थी। रियाज को भी बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था और उसने भी मिहिर से बोला, भाभी को समझा दो कि वह अपनी हद में रहे, नहीं तो मैं हद में रहना सिखा दूंगा। आइंदा मेरी पत्नी के बारे में अगर कुछ भी बोला तो। यह सुनकर न्यासा को और भी जोर का गुस्सा आया और उसे लगा कि रियांश और रीत और उसके घर वालों की इतनी हिम्मत हो गई कि उसे पलटकर जवाब दे रहे हैं। और उसने बोल दिया, अगर इतनी ही दौलत है और तुम्हारी रीत ने मेरा डायमंड का सेट नहीं चुराया तो कभी ढंग के जेवर पहनकर मायके क्यों नहीं आई? होंगे तब तो पहनेगी। अब तो बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सरला जी कुछ बोलने ही जा रही थी, तभी मधुर जी ने सरला जी का हाथ पकड़ लिया और बोला, घर चलो, ऐसे नीच लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं और ऐसे आदमी के तो बिल्कुल नहीं जिसकी पत्नी उसके सामने ही घर आए मेहमानों की बल्कि उसके घर के बेटी और दामाद की बेइज्जती कर रही है और उस आदमी के मुंह में जुबान भी नहीं है। पता नहीं मिहिर न्यासा को कुछ क्यों नहीं बोल रहा था। शायद उसे भी न्यासा की तरह वहम हो गया था कि रीत और रियांश उनके आगे कुछ भी नहीं है और अब उसकी बहन उसके स्टेटस की नहीं है बल्कि उसके ससुराल वाले उसके स्टेटस के हैं। इसलिए वह भी घमंड में चूर था और सोचता था, जो हो रहा है होने दो, कम से कम इसी बहाने रीत और उसके ससुराल वालों से छुटकारा तो मिल जाएगा। वैसे भी अब मम्मी पापा का क्या चलने वाला है, सब कुछ तो अब मेरे और न्यासा के हिसाब से ही होगा। खैर, मधुर जी, सरला जी और बाकी घर वालों को लेकर अपने घर आ चुके थे और सच में इस बार न्यासा ने हद कर दी थी। उधर ज्योति जी और अखिलेश जी भी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों के लिए अफसोस कर रहे थे और सोच रहे थे, पता नहीं किस कोघड़ी में न्यासा को अपने घर की बहू बनाकर लाए थे, जिसने आते ही पूरे घर को तबाह और बर्बाद कर दिया, सारे रिश्तों को तार तार कर दिया और अब अखिलेश जी के ठीक होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। और ज्योति जी अब इन पचड़ों में अधिक पड़ना नहीं चाहती थी, नहीं तो उनकी तबीयत भी खराब होने लगती थी। फिर वह अखिलेश जी को कैसे संभालती?
थोड़ी देर के बाद ज्योति जी ने रीत को फ़ोन किया और उसकी सास से माफ़ी मांगने लगी। लेकिन सरला जी ने बोला, ज्योति जी, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ। मुझे पता है आपको यह सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और यह भी पता है कि आप किस मजबूरी में चुप रहीं, क्योंकि अगर आप लड़ाई झगड़ा करती अपनी बहू के साथ तो आपकी भी तबीयत बिगड़ती, तो फिर अखिलेश जी का ख्याल कौन रखता। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पर हाँ, अगर आपकी बहू ने फिर कोई खुराफाती की या मेरी बहू की कोई बेइज्जती की तो इस बार आपकी बहू को उसकी औकात दिखाकर रहूंगी। ज्योति जी को पता था कि सरला जी कुछ भी गलत नहीं बोल रही हैं। सरला जी ने आगे बोला, बस उस वक्त भी आप ऐसे ही चुप रहिएगा और कुछ भी रिएक्ट मत कीजिएगा जैसे आज आप चुप हैं। बस भाई साहब का ख्याल रखिएगा और अपने काम से काम रखिएगा। अब आपकी बहू को मैं सीधा करके दिखाती हूँ, बस अब वह कोई गलती करे। ज्योति जी ने बोला, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे भी आज उसने सारी हदें पार कर दी हैं तो उसे सबक मिलना जरूरी है। सरला जी ने रीत से बोला, रीत, अगर अब न्यासा ने कोई भी खुराफाती की ना तो देखना मैं उसका क्या अंजाम करती हूँ। और तुमसे एक बात बोलती हूँ, माना कि तुम सीधी साधी हो, लेकिन अगर कोई बार बार कील बनकर चुभे ना तो एक बार हथौड़ा मारकर उसे खत्म ही कर दो, तभी इस समाज में रह पाओगी। आज कितनी घटिया हरकत की है तुम्हारी भाभी ने, तुम्हें वही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। तुम शुरुआत तो करती, उसके आगे तो मैं देख लेती। रीत ने बोला, मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। सरला जी ने बोला, मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कि न्यासा फिर कुछ करे, बस मुझे एक मौका मिले, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहती। खैर, यह मौका सरला जी को अगले दिन ही मिल गया, क्योंकि न्यासा ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में और अपने फेसबुक पोस्ट में रीत की फ़ोटो के साथ यह लिखकर लगा रखा था कि आजकल की बेटियां मायके में चोरी करने से भी बाज नहीं आती। अपने शौक पूरे करने के लिए भाभी के जेवर चुरा लो, अच्छा तरीका है। और फिर खुद मासूम बन जाओ और बोल दो, हमें कुछ नहीं मालूम। यह देखकर सरला जी का माथा ठनक गया कि न्यासा की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने रीत की बेइज्जती करने के लिए सोशल साइट्स का सहारा ले लिया। पता नहीं कितने लोगों ने उसका व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पोस्ट देखा होगा। मिहिर को भी नहीं पता था कि न्यासा ने ऐसी कोई खुराफाती कर दी है, और जैसे ही मिहिर ने यह सब कुछ देखा उसे बहुत जोर का गुस्सा आया और उसने बोला, न्यासा, तुम पागल हो क्या? इस तरह से फेसबुक और व्हाट्सएप पर रीत की फ़ोटो लगाकर इस तरह की बातें लिखना, बात बहुत बढ़ जाएगी। क्यों फालतू का बखेड़ा करना चाहती हो? तुरंत डिलीट करो इसे। तब तक ज्योति को भी इस बारे में पता चल चुका था और उन्होंने भी घर में हंगामा मचा दिया और बोला, तुम लोगों ने समझ क्या रखा है खुद को? घर के मालिक मालकिन हो गए हो क्या? भूलो मत, सारा बिजनेस अभी भी पापा के नाम पर है और उसमें रीत का भी बराबर का हक है। अगर यही हाल रहा ना तो मैं आधा बिजनेस रीत के नाम पर कर दूंगी और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। वैसे भी हमारी उम्र बीत चुकी है, हमारा जो होगा हम देख लेंगे, क्योंकि तुम लोग सारी सीमाएं पार कर चुके हो। मिहिर, तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि रीत के ससुराल में हमसे कम पैसे नहीं हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही हैं, और तुम्हारे ससुराल वालों से भी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी तुम्हारी बीवी हवा में उड़ती है, पता नहीं किस घमंड में जीती है। अब तक तो वह जो कुछ करती थी इस घर की चार दीवारी के अंदर करती थी, अब उसकी इतनी हिम्मत पड़ गई है कि मेरी बेटी के बारे में अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिखेगी, इतनी उसकी औकात हो गई है। न्यासा ने बोला, मेरा फेसबुक है, मेरा व्हाट्सएप है, मैं लिख सकती हूँ। ज्योति जी ने बोला, तुम्हारा फेसबुक है, तुम्हारा व्हाट्सएप है, तुम लिख सकती हो, लेकिन तुम मेरी बेटी की फ़ोटो नहीं लगा सकती। वह मेरी बेटी की फ़ोटो है, तो तुम्हें क्या हक है उसका फ़ोटो कहीं पर भी लगाने का? और तुम्हें पता भी नहीं है कि रीत किस घर से है। आज तुमने सारी सीमाएं पार कर दी हैं, अब मुझे कुछ कड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। अब मेरे बिजनेस का बराबर बराबर बंटवारा होगा, देखती हूँ कौन मुझे रोक लेगा। बोलकर ज्योति जी वहाँ से चली गईं। मिहिर ने बोला, न्यासा, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। आज तो मम्मी भी पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी हैं, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। चलो, मम्मी तो अभी गुस्से में है, हो सकता है थोड़ी देर के बाद उनका दिमाग बदल जाए, लेकिन जब रीत के ससुराल वाले यह सब कुछ देखेंगे तो क्या होगा, तुमने सोचा है? न्यासा ने बोला, मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है, औकात नहीं है मेरे सामने किसी की खड़े रहने की। मिहिर ने बोला, चुपचाप पहले सारी पोस्ट डिलीट करो, मुझे कोई और बवाल नहीं चाहिए। मिहिर अभी भी इन सारी बातों को बहुत हल्के में ले रहा था और न्यासा भी। न्यासा ने पोस्ट डिलीट कर दी
लेकिन न्यासा और मिहिर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। सरला जी तो पहले से ही ताक में थी कि बस उन्हें एक मौका मिले, फिर वह न्यासा को बताएंगी। 2 दिनों बाद ही न्यासा के घर में कोर्ट का एक नोटिस पहुंचा, जिसमें रीत की मानहानि करने के लिए 2 करोड़ रुपए मुआवजे का जिक्र किया गया था। यह सब कुछ देखकर न्यासा की हालत खराब हो गई और उसने मिहिर को सब कुछ दिखाया। मिहिर हैरान हो गया और उसने रियांश को फ़ोन लगाया। रियांश ने बोला, तुम्हारी पत्नी ने मेरी पत्नी की सोशल प्लेटफॉर्म पर बेइज्जती की है, उसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। न्यासा ने बोला, मैंने पोस्ट उसी दिन डिलीट कर दी थी। रियांश ने बोला, लेकिन तब तक काफ़ी लोगों ने पोस्ट देख ली थी, पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा। तुम्हें कोई हक नहीं था रीत की फ़ोटो का इस्तेमाल करने का। तुम्हारा अकाउंट, तुम जो चाहे करो, लेकिन तुम किसी की पर्सनल फ़ोटो अपने अकाउंट में उसकी मर्जी के बिना अपलोड नहीं कर सकती और तुम केस लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। रियांश ने फ़ोन काट दिया। मिहिर और न्यासा को उम्मीद नहीं थी कि इस बात को इतना बड़ा तूल दे दिया जाएगा। सरला जी ने शहर का सबसे बड़ा वकील हायर किया था न्यासा के खिलाफ और उस वकील ने मानहानि का तगड़ा केस लगाया था कि या तो 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए या फिर न्यासा सामाजिक रूप से रीत की मानहानि करने के लिए सामाजिक रूप से रीत के पैर पकड़कर माफ़ी मांगे। अब तो न्यासा बुरी तरह से फंस चुकी थी। न्यासा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने भी कई वकीलों से बात की, लेकिन सारे वकीलों का साफ कहना था कि आपने गलती की है। उनकी फ़ोटो का इस्तेमाल करके सारे स्क्रीनशॉट उन्होंने रखे हुए होंगे और आपने इतने गंदे गंदे शब्द लिखे हैं कि आपको तो मुआवजा देना ही पड़ेगा। सरला जी की एक ही शर्त थी कि या तो 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दो या तो न्यासा सारे सामाजिक प्लेटफॉर्म पर वीडियो बनाकर रीत के पैर पकड़कर माफ़ी मांगे। 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम थी जो कि इतनी आसानी से देना संभव नहीं था। न्यासा और मिहिर ने अपनी माँ ज्योति जी से इस बारे में बात की तो ज्योति जी ने बोला, मैंने तो उस दिन भी कुछ नहीं बोला था, चुप थी जब तुम दोनों रीत और उसके ससुराल वालों की बेइज्जती कर रहे थे, और मैं आज भी कुछ नहीं बोलूँगी जब वह लोग अपनी बेइज्जती का बदला ले रहे हैं। गलती तुमने की है, अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। न्यासा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सरला जी अपनी बहू की इज्जत के लिए इस हद तक जा सकती हैं। उसने सरला जी को फ़ोन किया और उनसे माफ़ी मांगने लगी। सरला जी ने बोला, मुझसे माफ़ी मांग के कोई फ़ायदा नहीं। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम कितनी बदतमीज़ किस्म की लड़की हो, लेकिन तुमने जब तक घर के अंदर सारी खुराफाती की, मैंने ज्योति जी और अखिलेश जी के बारे में सोचकर सब कुछ अनदेखा कर दिया। लेकिन इसी वजह से तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। तो अब तुम अपने सारे मायके के खानदान को जमा कर लो, जिसे जिसे बुलाना है बुला लो। मैं पीछे नहीं हटने वाली। पानी की तरह पैसा बहा दूंगी, लेकिन तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा कर रहूंगी। बहुत घमंड है ना अपने पैसों का। अब मैं दिखाती हूँ पैसों की पावर क्या होती है और हमारे पास कितने पैसे हैं। तुम्हारी सारी हेकड़ी ना निकाली तो मैं रीत की सास नहीं। न्यासा बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी और अब उसके वकील ने साफ साफ बोल दिया था, या तो आप 2 करोड़ रुपए देकर मामला खत्म करवा लो या तो वीडियो में रीत के पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगो और वह वीडियो अपनी सोशल साइट्स पर पोस्ट करो। और कोई रास्ता नहीं बचा है। सामाजिक रूप से बेइज्जती की है तो सामाजिक रूप से माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। न्यासा ने मिहिर से बोला कि मैं तुम्हारी बहन से किसी भी कीमत पर माफ़ी नहीं मांगने वाली। समझ क्या रखा है तुमने? 2 करोड़ रुपए दे दो। मिहिर ने बोला, 2 करोड़ रुपए बिजनेस से निकाल लिए तो बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। तब तक ज्योति जी ने बोला, और वैसे भी बिजनेस से तुम इतनी बड़ी रकम पापा और मेरी मर्जी के बिना नहीं निकाल सकते, और अब हमने ऐसे कागज़ तैयार करवा लिए हैं कि बिजनेस का कोई भी निर्णय लेने से पहले तुम्हें रीत की भी परमिशन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वह भी इसमें बराबर की हकदार है। तो तुम बिना रीत की मर्जी के बिजनेस से पैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर चीज़ पर रीत का बराबर का हक है। न्यासा ने बोला, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमारे घर में रहती हैं, हमारा खाती हैं और अपनी बेटी के गाने गा रही हैं। ज्योति जी ने बहुत तेज़ आवाज़ में बोला, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहती, तुम दोनों मेरे घर में रहते हो और हम लोग तुम्हारा नहीं खाते, तुम दोनों हमारा खा रहे हो। और आगे से औकात में रहना, और अगर तुम अपना यह गंदा दिमाग इतने गंदे तरीके से नहीं चलाती ना तो यह सब कुछ होता ही नहीं। आज जो कुछ भी हो रहा है ना उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। रीत की शादी हमने बहुत बड़े घर में की है और उसका बिजनेस हमारे बिजनेस से बड़ा है। यह बात शायद तुम कभी हजम नहीं कर पाई कि रीत इतने साधारण तरीके से क्यों रहती है और तुम्हें लगता था कि वह एक गरीब घर में ब्याही गई है, उसकी हैसियत तुमसे कम है। आज उसकी सास ने अपनी हैसियत दिखा दी ना तुम्हें, और बहुत अच्छा किया उन्होंने।
और कोई भी सास अपनी उस बहू के लिए जिसने हर कदम पर अपने ससुराल वालों का साथ दिया है ऐसा कदम उठाएगी ही, कहकर ज्योति जी वहां से चली गईं। न्यासा ने अपने मायके वालों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसके भाई भाभी और माँ बाप साफ मुकर गए और बोले, यह रायता तुमने फैलाया है, अब तू ही से समेट, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी 2 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है, तुझे ही तो बहुत शौक था बात बात पर अपनी ननंद की बेइज्जती करने का, तो अब भुगत। न्यासा को समझ में आ चुका था कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय रीत के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने के और उसका वीडियो बनाकर 24 घंटे का स्टेटस लगाने के लिए। आखिर इन कानूनी पचड़ों से बचने के लिए बस यही एक उपाय था, क्योंकि अब अगर न्यासा इसे नहीं मानती तो शायद सरला जी के वकील उसके लिए आगे और बड़ी मुश्किल खड़ी करते। न्यासा ने रीत से माफ़ी मांगने की सोच ली और वह रीत के ससुराल पहुंची। आज पहली बार न्यासा रीत के ससुराल पहुंची थी और उसका ससुराल देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वह खुद को अमीर घर की बहू समझती थी, पर रीत का ससुराल उसके खुद के ससुराल से बहुत बड़ा था और बहुत ही आलीशान बना हुआ था। घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। न्यासा को अंदाजा हो चुका था कि रीत उससे कहीं अधिक अमीर है। न्यासा ने बोला, मैं अपनी गलती मानती हूँ और मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, और वह स्टेटस वीडियो के रूप में मैं अपने व्हाट्सएप और फेसबुक में लगा दूंगी। मुझे इस कानूनी लफड़े में नहीं पड़ना है। रीत यह सब कुछ नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ भी हो आखिर न्यासा और मिहिर उसके भाई भाभी हैं। लेकिन इस बार सरला जी ने रीत से साफ बोल दिया था, बहुत हो चुका, अब तक वह तुम्हारी बेइज्जती अपने घर के अंदर कर रही थी, लेकिन इस बार उसने सोशल प्लेटफॉर्म पर तुम्हारी इज्जत उछाली है और तुम्हारी फोटो सिर्फ तुम्हारी नहीं है। तुम हमारे घर की बहू हो तो बेइज्जती तुम्हारी नहीं हमारी हुई है और उसका खामियाजा तो न्यासा को भुगतना ही पड़ेगा। न्यासा ने रीत के पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगी और उसका वीडियो बनाकर 24 घंटे के लिए अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दिया। आज सरला जी ने न्यासा को उसकी औकात दिखा दी थी और साथ ही साथ समझा दिया था कि हद से ज़्यादा घमंड एक ना एक दिन टूटता ज़रूर है। न्यासा को भी समझ में आ चुका था कि कब, कहाँ और कितना बोलना है और कितनी मर्यादा में रहना है, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि रीत को नीचा दिखाने के लिए वह जो कांड कर रही है वह उसे ही इतना नीचा दिखाएगा। 24 घंटे के बाद स्टेटस तो डिलीट हो चुका था, लेकिन उस स्टेटस को उन लोगों ने भी देखा जो कभी भी न्यासा का स्टेटस नहीं देखते थे, और सरला जी के दिल को आज सुकून मिल रहा था। उन्होंने रीत से कहा, इसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की, मेरी जैसी बन जाओ, जिंदगी आराम से कट जाएगी, क्योंकि न्यासा जैसे लोग तो आगे भी जिंदगी में मिलते ही रहेंगे, पर उनकी औकात दिखाना जरूरी होता है। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई लगातार तुम्हारा बुरा कर रहा है तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए।